हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? चैनल पे लाइव है ये आपका क्लासेज जो सुबह में स्टार्ट होती है बच्चों, वो कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा लें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करें तो ये चैप्टर का वेटेज लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंफर्म है। इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर मेरे से पढ़ रहे हैं तो एक भी डाउट आपको लेकर नहीं जाना है, सारा डाउट आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। मैं इतना आपको ये चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा कि जो आपके मेन एग्जाम है ना उसमें एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आज हम लोग थ्योरी देखेंगे और कल का जो क्लासेज होगा मेरे प्यारे बच्चों उसमें हम लोग एमसीक्यू और कुछ न्यूमेरिकल होते हैं वो न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो यानी आज का क्लासेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का क्लासेस जो बच्चों करेंगे वही कल का क्लासेज में क्वेश्चन बना पाएंगे। तो मेरा बात को बिल्कुल एकदम सिंसियर होकर समझना है, ठीक है। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। हम लोग फुल थ्योरी देखेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं, पेड वाले बच्चे आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ देने के बाद मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रखा हूं कि पीडीएफ देने के बाद आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो जैसे आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जो पॉइंट्स को बीबीआई लगाया जाएगा वो पॉइंट्स को आपको नोट्स में मेंशन करते हुए चलना है और कल का क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज का जो ये सेशन है थ्योरी वाला उसको पढ़कर आपको कल का क्लास करने आना पड़ेगा। तो मेरा बात से अगर सहमत हैं तो जो पेड वाले बच्चे हैं वो अपना मेजोरिटी दिखा दें। यस सर सभी लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है यार, 2 से 3 क्वेश्चन लगभग। मैं आपको बोलूं ना कि हर एक ईयर आप यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, कोई भी पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 से 3 क्वेश्चन तो उसमें पूछे ही जाते हैं ये चैप्टर से, ठीक है। और ये चैप्टर मात्र छोटा सा चैप्टर है और 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं, ऐसे तो आपको राहुल सर लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और जो जो मेन चैप्टर है मैं भी आपको कंप्लीट करवाया हूं, न्यूमेरिकल भी मैं बहुत सारा आपको करवाया हूं। तो अब इतना ज्यादा आपको करवा दिया गया है कि उतना अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आप किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। और मैं आपको दावा के साथ कहना चाहता हूं कि अगर ढंग से आप पढ़ाई किए हैं तो आपका रैंक अच्छा आएगा, आप मनचाहा कॉलेज मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए चैप्टर का, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बच्चों कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एलोट्रोपी ऑफ कार्बन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जैसे कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कुछ देखेंगे कुछ फेनोमेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे आइसोमेरिज्म हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, ये सब बात होगा। उसके बाद थोड़ा सा एक प्रोसेस की बात होगा, फिर हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग एसिटिलीन का फॉर्मेशन, इथिलीन का फॉर्मेशन, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लगभग सभी लोग प्रेजेंट हैं, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये प्री डिफाइंड नोट्स होगा, मैं प्रत्येक पॉइंट्स को आपको समझाते हुए चलूंगा तो आपको समझते हुए चलना है यार, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, ठीक है। तो इसमें देखो कार्बन क्या है, कार्बन का परिभाषा सबसे पहले समझो। प्रकृति में कार्बन मुक्तावस्था या संयुक्तावस्था दोनों में ही रूप में प्रेजेंट है, यानी कंबाइंड फॉर्म में भी मिलेगा आपको, फ्री फॉर्म में भी मिलेगा, दोनों रूप में आपको कार्बन प्रेजेंट है। संयुक्तावस्था में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में, जैसे संगमरमर है, डोलामाइट है। संगमरमर डोलामाइट दोनों का मैं आपको सूत्र बताया था, संगमरमर का सूत्र क्या होता है कमेंट में जल्दी से बताना, मैं बताने नहीं जा रहा हूं, ये चीज मैं आपको पहले बताया हूं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में ये सब में कार्बन पाया जाता है, ये सब कंबाइंड फॉर्म है कार्बन का, संयुक्त अवस्था है। कार्बोनिक यौगिक जैसे प्रोटीन हो गया, बसो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हवा के रूप में प्रेजेंट है। ये सब तो इंट्रोडक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व, यानी सभी जगह पाया जाता है कार्बन, ये आपको पता होना चाहिए। प्रकृति में कार्बन के यौगिक व्यापक रूप में विद्यमान है, सभी तत्वों के यौगिक की कुल संख्याओं से कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, यानी
5 लाख से भी अधिक। अब हम लोग बोल सकते हैं 5 लाख से भी अधिक बोला जा रहा है यार, यानी पूरा यूनिवर्स में सबसे ज्यादा आपको बात करें कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, तो आंख मूंद के लगा देना है कार्बन। देख रहे हो सभी जितने भी कार्बन की यौगिक है, कुल संख्याओं से कार्बन की यौगिक की संख्या बहुत ज्यादा है। तकरीबन कितना बोला जा रहा है, डाटा बता रहा है 5 लाख से भी अधिक। ठीक है ना, आप सोच सकते हो 5 लाख से भी अधिक रूप में कार्बन पाया जाता है यार। अब हम लोग एलोट्रोपी की बात करते हैं। ठीक है, एलोट्रोपी कुछ तत्व विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर पाया जाता है, इसी गुण को अपरूपता कहते हैं। यह विभिन्न रूप से एलोट्रोपिक फॉर्म से। देखो एलोट्रोपी क्या है, जैसे कुछ तत्व विभिन्न अलग अलग रूप में पाया जाता है, जब अलग अलग रूप में पाए जाने के कारण तो भौतिक और रासायनिक गुण जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं उस दोनों में अंतर आ जाता है, यानी डिफरेंस हो जाता है। तो इसी गुण को हम लोग अपरूपता यानी एलोट्रोपिक कहते हैं। आगे मैं बात करूंगा एलोट्रोपी के बारे में। तो यहां से याद रखना एलोट्रोपी किसे कहेंगे, क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है एलोट्रोपी में क्या चीज होता है, ये क्वेश्चन बिहार में पूछा गया है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था। तो एलोट्रोपी उसे कहेंगे जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर देखने को मिलेगा। ये पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखो कार्बन का एलोट्रोपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन का एलोट्रोपी का एक क्रिस्टलाइन हुआ और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन को अमोर्फस बेरबेडार रिबेडार, ये याद रखना। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन जिसमें चमक होता है। ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट, हीरा में तो चमक होता ही जी, सबसे ज्यादा चमकीला पदार्थ है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों। नॉन क्रिस्टलाइन की बात करें तो कोल हो गया, चारकोल हो गया, काजल हो गया, और कोयल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसे बीबीआई लगाना, कोक। कोक पूछा जाता है, कोक कौन सा फॉर्म है, कोक पूछा जाता है कि एलोट्रोपिक जो है कार्बन का कौन सा एलोट्रोपिक कोक है, तो आपको वहां पे लगाना है नॉन क्रिस्टलाइन। कोक जो होता है एक तरह का नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोपी है कार्बन का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये याद होना चाहिए, कोक और कोल गैस दोनों याद रखना है। उसके बाद चारकोल में वुड चारकोल, बोन चारकोल, ब्लड चारकोल, ये सब सभी में कार्बन पाए जाते हैं, ये तो आपको याद रखने की बात है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो मेन चीज अब आया आइसोमेरिज्म। समझना आइसोमेरिज्म क्या होता है, वैसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान तथा भौतिक और रासायनिक गुण में भिन्नता, उसे हम लोग बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि वो आइसोमर्स है या समयावी है या फिर ऐसे घटना की समयावता कहलाता है। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन के दो समयावी यानी दो आइसोमर है। आइसोमर क्या है, वैसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र जो है वो तो समान होगा, मैं आगे बात करूंगा, ब्यूटेन में आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण डिफरेंस होगा। ऐसे तत्व को ऐसा कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों आपस में आइसोमर है, एक दूसरे का आइसोमर है, एक दूसरे का समयावी है। एक दूसरे को आइसोमर होने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है 2020 के लिए, इंपॉर्टेंट बना लो कि आइसोमर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो बोल सकते हो कि आणविक सूत्र समान होना चाहिए सर, और भौतिक और रासायनिक गुण में डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर। ब्यूटेन, ब्यूटेन C4H10 होता है इसका सूत्र यार। ठीक है, सूत्र में कैसे आया मैं नहीं बताने जा रहा हूं, ये सब मैं सिखाया हूं। ठीक है, तो देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन का देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसे नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है। और ये देखो, और देखो अब जब हम लोग ऐसे CH3 ऐड कर दिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए फॉर्मूला तो इसका भी यही है, C4H10, आणविक सूत्र इसका भी C4H10 है और इसका भी C4H10 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, और बोल सकते हैं दोनों का भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग है। तो हम यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का समयावी है यानी आइसोमर है। इसीलिए देखो ये नॉर्मल ब्यूटेन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे CH3 ग्रुप ऐड कर दिए। जब किसी भी कंपाउंड में CH3 ग्रुप इस टाइप से ऐड कीजिएगा तो वो आइसोब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ब्यूटेन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे आइसोपेंटेन, आइसो बना सकते हैं, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बात करते हैं। देखो समयावता आइसोमर का 2 पार्ट है, आपको बस थोड़ा सा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आप लोग के यहाँ पे पढ़ना है, और आइसोमेरिज्म तो एक अलग चैप्टर ही है यार, जो 12th में पढ़ना होता है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक और समयावता, अच्छा हाँ, इसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये हिंदी हुआ। यह घटना कार्बोनिक यौगिक का संरचना में भिन्नता होने के कारण होती है। यानी जो कार्बोनिक यौगिक है उसका संरचना जो है वो भिन्नता, मतलब संरचना अलग अलग हो। जैसे मैं अभी बताया ना, एगो आइसोब्यूटेन और एक नॉर्मल ब्यूटेन, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ये आपस में क्या है जी, ये आपस में सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको बस याद रखना है कि यह घटना कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में उपस्थित परमाणु व मूलकों के अंतरिक्ष स्पेस में विन्यास भिन्नता के कारण, यानी अंतरिक्ष मूलकों के अंतरिक्ष में विन्यास का भिन्नता, ठीक है ना, के कारण ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है और ये भी आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे इसलिए डील कर दिया कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए लिटिल बिट, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो, स्ट्रक्चरल जब 11-12 का स्टडी करवाते हैं तो वहां पे स्ट्रक्चरल में हमको लगभग 3 से 4 क्लास लेना पड़ता है, स्टीरियो में भी लगभग 3 से 4, यानी 6-7 क्लास में आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है, वो भी क्लासेस 1.5 घंटा का हो तब। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज की ओर, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए होमोलोगस सीरीज क्या है। कार्बोनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह उपस्थित हो तथा सदस्यों के रासायनिक गुणों एवं संरचना परस्पर समानता हो, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका स्ट्रक्चरल समानता हो, यानी सेम हो, लेकिन अभिक्रियाशील समूह उपस्थित हो। इसका चलिए आगे बात करते हैं। इसके साथ किसी भी दो क्रमगत सदस्यों के आणविक सूत्र के बीच सदा CH2 का अंतर पाया जाए। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पॉलिटेक्निक में और यूपी पॉलिटेक्निक में भी, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ईयर याद नहीं है, दोनों में अलग अलग ईयर में पूछा गया था कि होमोलोगस सीरीज के लिए आणविक सूत्रों के बीच क्या डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना, क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। आणविक सूत्र के बीच सदा बॉन्ड CH2 का अंतर पाया जाता है, इसे पॉइंट्स को VVI लगा लें। उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं, यानी होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इस श्रेणी में सदस्य में समजात होमोलोगस कहलाता है। जो जो इस श्रेणी में आता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग होमोलोगस कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, एक है मिथेनॉल और दूसरा है इथेनॉल। ये दोनों के बीच CH2 का अंतर है यार, बिल्कुल अंतर है। नहीं अंतर है कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, देखना। हम क्या बोले यहां पे देखना, हम क्या बोले कि होमोलोगस सीरीज उसको बोल सकते हैं कि आणविक सूत्र में बॉन्ड CH2 का डिफरेंस हो, ठीक है, बॉन्ड CH2 का डिफरेंस हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1-2 एटम के लिए 2, यानी 14। ऐसे भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान में 14 का डिफरेंस हो, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं सजातीय श्रेणी में। तो एक एग्जांपल के तौर पे मिथेनॉल और इथेनॉल देखते हैं। मिथेनॉल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, CH3OH, और इथेनॉल क्या है, C2H5OH। अगर मिथेनॉल में हम लोग CH2 ऐड कर देंगे तो C2H5OH बन जाएगा, जाहिर सी बात है, कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3-2-5 OH, यही चीज तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो वही तो बोला गया है, एग्जाम्पल याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें यार, वीडियो का लाइक का टारगेट है 200, जल्दी से क्रॉस करें। सभी बच्चे जितने विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक करें, 200+ लाइक जल्दी से पुरा दें, हिट द लाइक बटन यार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे आइएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, इन श्रेणी में सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे अल्कोहल वाला श्रेणी में मैं बताया था CnH2n+OH, एन का वैल्यू देखिए, अभी मैं आपको क्या करवाया था, अभी मैं आपको बताया था मिथेनॉल और इथेनॉल। देखो मिथेनॉल में मेरे प्यारे बच्चों, मीथ मतलब कार्बन का संख्या 1, ईथ मतलब कार्बन की संख्या 2, प्रोप मतलब कार्बन की संख्या 3,
हाँ, अब ब्यूट मतलब कार्बन की संख्या 4, पेंट मतलब कार्बन की संख्या 5, हेप्ट मतलब कार्बन की संख्या हेक्स सॉरी हेक्स मतलब कार्बन की संख्या 6, हेप्ट मतलब कार्बन की संख्या 7, ऑक्ट मतलब कार्बन की संख्या 8, नॉन नॉन मतलब कार्बन की संख्या 9, डेक मतलब कार्बन की संख्या 10। तो मेरे हाँ यहाँ पे देखिएगा, हाँ ए नॉन होगा, ई नहीं होगा, यहाँ पे नॉन मतलब 9, और डेक मतलब मेरे प्यारे बच्चों 10। ये हुआ कार्बन की संख्या, नोमेनक्लेचर में ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो इस फॉर्मूला पे चलते हैं, जो फॉर्मूला दिया हुआ है फॉर्मूला है, स्क्रीन पे देखना, इसे याद रखना, जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस OH। तो देखो हम लोग हमको मिथेनॉल लगाना है, मिथेनॉल का फॉर्मूला लगाना है, निकालना है। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला देखो, स्क्रीन पे देखो, कहाँ गया, मिथ मतलब 1 हुआ, यानी कार्बन का संख्या 1 होना चाहिए, तो एन का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ गया। तो C1 थोड़ा सा इसे, और हाँ C1 H 2n प्लस 1 OH, 2n 1 से 2 प्लस 1 3, CH3 OH क्या आ गया, मिथे मिथेनॉल मिथेनॉल आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग ब्यूटेनॉल वगैरह का निकाल सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। इसी श्रेणी का सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह शामिल रहता है, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ये चीज मैं आपको बताया ऊपर में। इस श्रेणी का सदस्यों के अणुओं में वृद्धि के कारण उनके गलांक कवथांक तथा विलयता में क्रमिक परिवर्तन हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है ना। इनके समूह में दो, ये अभी मैं बताया, आणविक सूत्र में CH2 का डिफरेंस होता है। इस श्रेणी में सभी सदस्यों का कुछ समान अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पोलिमराइजेशन क्या है, जब किसी यौगिक के दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को बहुलीकरण पोलिमराइजेशन कहते हैं, पता है। तथा अभिक्रिया के बाद बने यौगिक बहुलक पॉलीमर कहलाता है। यह अभिक्रिया प्राय असंतृप्त यौगिकों के साथ होती है, जिसमें डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। उदाहरण के लिए देखो लिखा हुआ है, जब एसिटिलीन गैस को लाल तत्व तांबे की नली से प्रवाहित कराया जाता है, तो एसिटिलीन का 3 अणुओं बहुलीकृत यानी पॉलीमराइज होकर बेंजीन जैसा बड़े अणुओं को बन जाता है। ये याद रखना, ये रिएक्शन पूछा जा सकता है, एसिटिलीन को से बेंजीन बनाना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुलीकरण की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमराइजेशन, देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये चीज आप खुद पढ़ सकते हैं यार, इस ये यहां से पता नहीं ये क्यों दे दिए थ्योरी में, मैं बोला था कि इसको हटा देना, लेकिन खैर कोई बात नहीं, समझिए समझिए। इस अभिक्रिया में कार्बन परमाणु में कोई नया बंधन का निर्माण नहीं होता, जैसा कि आपको पता है। बहुलिक यौगिक का अनुभार प्रारंभिक यौगिक के अनुभार के गुणांक होता है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमराइजेशन खुद से पढ़ लीजिएगा, फर्मेंटेशन भी खुद से पढ़ लीजिएगा, क्रैकिंग वगैरह ये सब खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तब मेरे से पूछिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है देन आस्क फ्रॉम मी, आपके लिए डिस्कशन ग्रुप बनाया गया, लेकिन ये सब समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल थ्योरी जो होता है ना, डिकेन मेथड देखिए, डिकेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए मेन हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, नेमिंग है मेन चीज, तो यही हम सिखाना चाह रहे थे आपको। मेन चीज जो सिखाना चाह रहे थे वो तो यही है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है।
इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8। खैर ये तो आपको याद रखना है। चलिए अल्केन ग्रुप का है ना जी, अल्केन का जनरल सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2। कार्बन का संख्या एक है मीथेन में। अभी मैं बताया कि मीथ मतलब एक, ईथ मतलब दो, प्रोप मतलब तीन, ब्यूट मतलब चार, पेंट मतलब पांच, हेक्स मतलब छह, हेप्ट मतलब सात कार्बन की संख्या, ठीक है। ऑक्ट मतलब आठ, नौ मतलब नौ, 10 मतलब 10, 11 का मतलब यूनिडिकेन यानी 11 हो गया। हेडिकेन 12, हाँ देखिए 12, सॉरी सॉरी, दो डेकेन में 12 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और ट्राई डेकेन में 13 होगा, ठीक है। तो देखो ये सूत्र पे इसको आप लोग बना सकते हो। मीथेन हो गया, मिथ में कार्बन एक होता है, तो यहाँ से सिंपल सी कार्बन एक है सर, तो H2 प्लस टू CnH2n प्लस टू कितना हो जाएगा? CH2 प्लस दो 4, CH4 मीथेन आ गया। तो इस सूत्र से इसे आप निकाल सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की तीन भागों में बांटा गया है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो इंपॉर्टेंट है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में भी कुछ बात करेंगे। अभी जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक पे हम लोग आए हैं। तो देखो बस समझते हुए चलना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? पैराफिन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। वेरी वेरी IMP होना चाहिए। इसका समान सूत्र CnH2n प्लस टू होता है। जनरल सूत्र भी आपको दिया हुआ है, CnH2n प्लस टू होता है। इस सदेश में मीथेन इथेन वगैरह आते हैं, यानी मीथेन वाला जिसका जनरल सूत्र CnH2n प्लस टू, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो भी बोल दो, हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन डिकेन, ये सब आता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहा जाता है। मीथेन का सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। मीथेन को हम लोग मार्स गैस पूछते हैं। ये सूत्र आप 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इसे याद रखना कोई जरूरी नहीं है, आपको बस समान सूत्र संरचना सूत्र ये याद रखना है। इसे मास गैस कहते हैं, ये बेबी आई होना चाहिए। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहाइड्रल केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छा से पढ़ना है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, लिखा हुआ है ना जी, टेट्राहेड्रल, देखिए याद रखना है बस। अब मीथेन का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा है, तो मैं इसे VVI तो लगवाऊंगा यार, ठीक है, इसे VVI लगाना है। बहुत बार पूछा गया है। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। साथ में सोडियम कार्बोनेट का भी फॉर्मेशन होता है। ये सोडा लाइम है, सोडा लाइम का भी मैं सूत्र लिखवाया था। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO। तो ये तो मैं आपको करवाया हूँ, प्रीवियस जब करवा रहा था वहां पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लगता है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है कि मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सोडियम एसीटेट को और सोडियम लाइम को एक साथ रिएक्शन करवाने पे तो मीथेन का गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं तो यहाँ पे सीख लिए, इसको याद रखना, सभी लोग याद रखिए। भौतिक गुण मीथेन गैस में रंगीन होता है, कलरलेस होता है, गंधहीन, यानी इसमें कोई किसी तरीके का गंध नहीं होगा, कोई स्वाद नहीं होगा, हवा में हल्की और जल में अभिलीय, जल में घुलता नहीं है जी। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जल में विलीय होता है कि अभिलीय? जल में अभिलीय होता है, जल में घुलता नहीं है। रासायनिक गुण आप लोग देख सकते हो, वायु में जलकर प्राप्त ऊष्मा उत्पन्न करती है CO2 प्लस। ये तो पता है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड को हम लोग वायु में जलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये रिएक्शन भी याद कर सकते हैं, और भाप वाला भी रिएक्शन याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर वाला रिएक्शन था, 800 डिग्री पर क्रिया करने पे कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। और ये यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में हम लोग निकल का यूज करते हैं। उसके बाद आगे रिएक्शन है, रिएक्शन देख सकते हैं, CH4 का अगर ब्रेक डाउन करें तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन और 2s2 में टूट जाएगा। प्रतिस्थापन रिएक्शन, मीथेन हाइड्रोजन के चारों परमाणु क्लोरीन के प्रतिस्थापन फलस्वरूप क्रमशः से, ये तो आपको पढ़ने की बात है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। घर में रसोई बनाने के लिए मीथेन का एक उत्तम ईंधन का काम करता है, ठीक है ना। पहले हम लोग घर में
मीथेन का यूज भी करते थे। चलिए अब हम लोग इथेन के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इथेन का, ठीक है। तो इथेन का सबसे पहले संरचना स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए किस टाइप से है, और उसका सूत्र ऊपर तो है मेरे प्यारे बच्चों, C2H6 को हम लोग इथेन कहते हैं, ठीक है। अब इथेन का फॉर्मेशन कैसे होगा देखना। सोडियम प्रोपेनेट को हम लोग सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो इथेन बनेगा। देखो सोडा मीथेन किससे, मीथेन कैसे प्राप्त हुआ था। मीथेन प्राप्त करने के लिए हम लोग, देख लो स्क्रीन पे देख लो, ऊपर देखो सभी लोग, सोडियम एसीटेट को गर्म किए थे सोडा लाइम के साथ, तो हम लोग मीथेन गैस प्राप्त किए थे। और मेरे प्यारे बच्चों इथेन गैस प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इथेन गैस प्राप्त करने के लिए सोडियम प्रोपेनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो इथेन गैस प्राप्त करना पड़ेगा, मिलेगा। अब ये रिएक्शन के सर कोई ट्रिक है क्या ना, ये सब रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। रिएक्शन का कोई ट्रिक नहीं होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाला रिएक्शन था और इसे भी याद रखना है तो रखिए। इसका गुण है देखो, ऑक्सीजन में प्रकाशहीन ज्वाला के साथ मिल जलकर विस्फोट उत्पन्न करती है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। क्लोरीन का प्रतिस्थापन फलस्वरूप हेक्साक्लोरो इथेन कृत्रिम कपूर बनता है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको याद रखना है। ये सब पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है ना, सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अणुओं में कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध डबल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, ये तो आपको पता है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके अणुओं के में कार्बन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड अथवा 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड, कार्बन कार्बन को 2 बॉन्ड देखने को मिलेगा या 3 बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो इसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो देखो आगे बात करते हैं इथिलीन श्रेणी में हाइड्रोकार्बन या अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, इसे ओल्फिन्स भी कहा जाता है। अल्कीन्स को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओल्फिन्स कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है कि ओल्फिन्स को क्या कहते हैं, तो ओल्फिन्स को हम लोग अल्कीन को ओल्फिन्स कहते हैं, जिसका समान सूत्र CnH2n होता है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, जैसे C2H4, ये क्या हो गया, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हो गया। आपके पास 2 कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 कार्बन है तो ईथ हो गया, तो ईथ और लास्ट में जो सफिक्स यूज करेंगे वो इंस लगाएंगे तो इथीन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन श्रेणी में हाइड्रोकार्बन या अल्काइन, देखिए एसिटिलीन श्रेणी में CnH2n, इसमें श्रेणी में प्रथम सदस्य एसिटिलीन है, C2H और इथाइन इसे बोलते हैं। इसमें 2-3 बॉन्ड होता है, तो देखो एसिटिलीन हो गया। एसिटिलीन का फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, एसिटिलीन कैसे बनता है, इथिलीन कैसे बनता है, ये याद आपको रखना है। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हम लोग दो कार्बन वाला के लिखेंगे, n के वैल्यू 2 लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CnH2n-2, तो 2 और H2n-2 यानी 2 दूनी 4 माइनस 2 यानी 2 C2H2, ठीक है ना, जिसे क्या बोल सकते हैं, इथाइन बोलते हैं, इथाइन इसी को बोलते हैं। इथ 2 कार्बन ईथ हो गया और आइन लगाना है भाई, आइंस लगाना है, इसलिए ये इथाइन आ गया। आगे बढ़ते हैं, एथिलीन C2H4, इसका संरचना सूत्र देख सकते हैं, एथिलीन में 2 बॉन्ड होता है, देख सकते हो। प्रयोगशाला में कैसे बनता है इसे देख सकते हो, इथिल अल्कोहल को सनंत्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके बनाया जाता है। रिएक्शन आपके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये C2H4 होगा, गलत हो गया है, कोई बात नहीं, C2H4, ठीक है। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। अब इथिलीन की बात करते हैं। इथिलीन रंगहीन होता है, मीठा गंध वाला गैस है, यह जल में बहुत कम
लेकिन अल्कोहल ईथर में अधिक सोलूबल होता है। इसे सूंघने के बाद बेहोश हो जाता है भाई। देखो इथिलीन का हम लोग यूज करते हैं बेहोशी करने में के लिए, कौन सा गैस यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना होगा इथिलीन जो है उसे हम लोग बेहोशी करने के लिए यूज करते हैं। इसमें पूछ देगा कौन सा उत्प्रेरक प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे निकेल लगाना होगा। देखिए निकेल के उपस्थित में H2 से क्रिया करके इथेन बनाती है। एथिलीन H2H2SO4 हेलोजन और हेलोजन अम्ल ओजोन हाइपोक्लोरस आदि योगशाला में अपक्रिया प्रदर्शित करती है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में प्रवाहित करने पर विलय रंगहीन हो जाता है, यानी बिल्कुल कलर लेस हो जाता है। C2H4 प्लस 6O ये तो आप पढ़ सकते हो, ये रिएक्शन है। हाँ ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में आपको बताना चाहता हूं कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को विलयन में प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन की क्रिया में फलस्वरूप इथेलिन ग्लाइकोल बनने के कारण विलय रंगीन हो जाता है। देख सकते हो, ये याद रख लेना। इसका उपयोग हम लोग फल के पकाने में, सबसे इंपॉर्टेंट फल को पकाने में यही तो पूछा जाता है। आगे आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए एसिटिलीन की बात करते हैं। अब हम लोग किसका बात करते हैं, एसिटिलीन का बात करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे हैं एसिटिलीन का कैसे फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले एसिटिलीन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बहुत बार पूछा है। तो देखो कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग H2O के प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो C2H2 गैस बन जाता है, यानी कैल्शियम कार्बाइड। देखो कैल्शियम कार्बाइड जल की अपक्रिया करके बनाई जाती है। ये सब क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाया हूँ यार, ये सब सारा क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्लासेस चल रहा था थ्योरी से पहले स्टार्टिंग में, तो ये सब सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाया था वहां पे। तो वहां पे बच्चे बोलते थे कि सर ये सब कहाँ से आया, तो ये सब यहाँ से आया, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। मैं वहां पे बोला था मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन को याद किया जाता है, रिएक्शन को याद किया जाता है क्योंकि ये रिएक्शन लैब में घटित होता है, इसलिए जो लैब से डाटा निकल कर आता है उसे हूबहू लिख दिया जाता है। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, आप कैसे भी करके इसे याद रखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, मैथ नहीं है कि इसका कोई ट्रिक होगा, इसलिए इसे याद रखिएगा। यह रंगहीन मीठा गंध वाली गैस है, ये भी इसका प्रॉपर्टी है, सब आपको याद रखना है। त्रिबंध के कारण यह इथिलीन से ज्यादा क्रियाशील है। देखो इथिलीन में दो बाउंड होता था, है ना, अभी ना मैं बात किया इथिलीन में कितना बाउंड होता था। इथिलीन में हाँ इथिलीन में दो बाउंड होता था। इथिलीन का सूत्र C2H4 था, इसमें दो बाउंड होता था। लेकिन ये जो गैस है एसिटिलीन जो गैस है, एसिटिलीन गैस में तीन बाउंड होता है। तीन बाउंड होने के कारण ये रिएक्टिविटी इसका ज्यादा है, ठीक है। लेकिन H2 हैलोजन जल आदि दो से दो पदों में क्रिया करके योगात्मक यौगिक बनाती है, ये सब तो आपको पता है। अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया इस विलयन में प्रवाहित करने पर प्रतिस्थापन क्रिया का फलस्वरूप यानी डिस्प्लेसमेंट सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अपक्षेप यानी व्हाइट प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको नीचे रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन याद आप कर ले तो कर ले, अच्छी बात। ये रिएक्शन याद रखना है, एसिटिलीन से तप्त गर्म नली के द्वारा हम लोग C6H6 बेंजीन बना सकते हैं। एसिटिलीन को गर्म करने पर नली में प्रवाहित करने पर तीन अणु आपस में मिलकर बेंजीन बनता है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उसी तरीका से आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में प्रवाहित करने पर एसिटिक अम्ल बनता है, देख सकते हो CH3OH। ये सब रिएक्शन याद कर लेना, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सारा ये सब, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बात कर लेते हैं। बेंजीन का सूत्र क्या होता है जी, C6H6 होता है, ठीक है, C6, और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, दोनों आपको पता होना चाहिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर और बेंजीन का सूत्र दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। C6H6
क्या है, ये बेंजीन है। ये दोनों सूत्र जो है वो बेंजीन है। तो देखो इसके अतिरिक्त अन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे टॉलिन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, हाँ देखिए इसका बल्ले संरचना दिया, और बेंजीन का C6H6 सरलतम हाइड्रोकार्बन। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ कार्बोनिक अम्ल, उनका प्राकृतिक सोर्स। ये सब याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैक्टिक एसिड दूध में, एसिडिक एसिड फल या रसों एवं सुगंधित तेल में, टर्टरिक अम्ल इम्ल में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों में, ऑक्जेलिक एसिड सारे ब्रीच में। मैं ये सब आपको करवाया था, एसिड बेस जब पढ़ा रहा था वहां पे भी मैं ये चीज आपको बताया था। ग्लूटेनिक अम्ल गेहूं में, बेंजोइक अम्ल घास या मूत्र एवं पत्ते में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ स्मरणीय फैक्ट है, मेमोरेबल फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, जो मैं ऊपर में आपको बताया था ना वही चीज नीचे लिखा हुआ है। तो एक बार मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि प्रारंभ में कार्बनिक रसायन केवल उन्हीं यौगिक के अध्ययन किया जाता है जो जीवन से, लाइफ से संबंधित होता है। ये सब सारा पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। इसमें याद रखने वाली बात है, ये याद रख लेना, BBI लगा लेना, ये वाला पॉइंट्स BBI लगा लेना, और एक नीचे वाला पॉइंट्स है उसको BBI लगा लेना। ठीक है, हॉल में कार्बन जिसका नाम बक, हाँ ये भी है, नया एक कार्बन का नया प्रूफ आया जिसका नाम बकमिश्रा-फुलिन रखा गया है, याद कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त किया जाता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग लगभग देख लिए। छोटा सा चैप्टर है, इसमें जो मैं आपको VBI लगाया था वो चीज आपको याद रखना है, बस यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ आपको और ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। जो मैं आपको VBI लगाया था, जो रिएक्शन बोला था कि ये रिएक्शन पूछा ही पूछा जाता है, वो रिएक्शन याद कर लेना, और वो रिएक्शन को अच्छे से कॉपी में मेंशन कर लेना सभी लोग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।